चलिए, इसमें हम देखेंगे अधिगम और सीखना। अधिगम मतलब लर्निंग या सीखना एक ही चीज़ है। सीखने की भूमिका। सीखना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति जन्म से ही सीखना प्रारंभ कर देता है और मृत्यु पर्यंत सीखता रहता है। तो ये जानिए, सीखना क्या है। जब हम क्या होते हैं, पैदा होते हैं, तो क्या करते हैं, फिर हम धीरे धीरे एक्टिविटी करने लगते हैं, कुछ सीखते हैं देख कर। कुछ लोग हम लोगों को बुलाते हैं तो हम लोग बोलते हैं, मतलब सीखते रहते हैं, चलना सीखते हैं, खाना खाना सीखते हैं, फिर स्कूल जाना सीखते हैं, पढ़ना सीखते हैं, फिर आगे क्या करना है जीवन में। ऐसे करते करते मतलब सीखते ही रहते हैं। हमेशा सीखने का कार्य ख़त्म नहीं होता है। जब तक धरती पर पैदा हो गए, जब तक मरेंगे नहीं, तब तक सीखते ही रहेंगे। अब देखिए, अधिगम का प्रत्यय। अधिगम से अभिप्राय अनुभवों के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया से। मतलब सीखना जो है, ठीक है, सीखने से जो अभिप्राय है, अनुभवों के द्वारा, जो हमारे अनुभव हैं उसके द्वारा हम अपने व्यवहार में जो परिवर्तन लाने की मतलब ला रहे हैं, वही क्या हो जाएगा, अधिगम का प्रत्यय हो जाएगा। सीखना किसी क्रिया या स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया या अनुक्रिया है। क्या है? अनुक्रिया है। अधिगम संबंधित परिभाषाएं। अब देखिए, दो चार ठो परिभाषाएं देख लेते हैं। पहले स्किनर महोदय थे, इन्होंने क्या बोला, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। क्या है? सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। ये किसका है कथन है? स्किनर महोदय का। चलिए, वुडवर्थ महोदय का देख लेते हैं। इन्होंने बोला, नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया। इन्होंने देखिए, अब ये क्या बोल रहे हैं, नवीन ज्ञान, नया नया जो ज्ञान है, या नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने के लिए जो जो प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है, प्राप्त करने की प्रक्रिया जो है सीखने की प्रक्रिया है। सही बात है। कोई चीज़ हम नया ज्ञान अर्जित कर रहे हैं या नई प्रक्रियाओं को प्राप्त करने के लिए जो हम प्रक्रिया करते हैं, वो सीखने की प्रक्रिया है। वो भी गेट्स महोदय क्या बोले थे, सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। बताइए, इन्होंने क्या कहा, सीखना अनुभव और, भाई अनुभव तो होगा ही, और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होता है, परिवर्तन है। अक्रो एंड क्रो। ठीक है। सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। उन्होंने बोला, सीखना जो है आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। अधिगम की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। अधिगम जीवन पर्यंत चलता है। ये तो सही बात है, क्योंकि जब जन्म लेते हैं मरते नहीं, तब तक चलता ही रहता है। अधिगम का उद्देश्य पूर्ण है। मतलब सही बात है, इनका उद्देश्य होता ही है। मान लीजिए हम कुछ सीख रहे हैं तो कुछ उद्देश्य तो हो गए। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन लाता है। जाहिर सी बात है, कुछ सीखेंगे तो हमारे व्यवहार में चेंजिंग होगा ही होगा। अधिगम विकास है। और अधिगम मतलब अगर हम खुद का तो विकास करेंगे ही करेंगे, तो विकास है ही है अधिगम। अधिगम अनुकूलन है। अधिगम सार्वभौमिक है, सार्वभौमिक। अधिगम विवेकपूर्ण है। अधिगम निरंतर है। अधिगम खोज एवं परिवर्तन है। अधिगम सक्रिय प्रक्रिया है। अधिगम व्यक्तिगत व सामाजिक होता है। अधिगम एक नया कार्य है। अधिगम अनुभवों का संगठन है। अधिगम वातावरण की उपज है। अधिगम समायोजन है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों को दर्शाएं। पहला क्या है, वातावरण। फिर प्रेरणा, परिपक्वता, सीखने की इच्छा, बालकों का स्वास्थ्य, शिक्षण प्रक्रिया, विषय सामग्री का स्वरूप, सीखने की विधि, सीखने का समय व थकान, संपूर्ण परिस्थिति। अब देखिए, अधिगम के सिद्धांत क्या हैं। अधिगम के सिद्धांत। रायबर्न के अनुसार, यदि शिक्षण विधियों में नियमों और सिद्धांतों का अनुसरण किया जाए तो सीखने का कार्य अधिक संतोषजनक होता है। देखो, रायबर्न के अनुसार, यदि शिक्षण विधियों में नियमों व सिद्धांतों का अनुसरण किया जाता है तो सीखने का कार्य अधिक संतोषजनक होता है। रायबर्न के अनुसार, रायबर्न ने क्या कहा था, यदि शिक्षण विधियों में नियमों व सिद्धांतों का अनुसरण किया जाता है तो सीखने का कार्य अधिक संतोषजनक होता है। सही बात है। अगर नियम कायदे कानून होंगे तो वो क्या चीज़ हो जाएगा, हमको परिणाम अपने हिसाब से मिलेगा। जाहिर सी बात है। थंडाइक के अधिगम संबंधित नियम। थंडाइक ने कुल 8 नियम दिए, जिसमें 3 प्रमुख व 5 गौण या सहायक नियम है। मतलब 3 प्रमुख थे, 5 गौण या सहायक नियम थे। टोटल कितने नियम दिए थे? 8 दिए थे। चलिए आगे देख।
अब देखिए, थंडाइक द्वारा प्रतिपादित अधिगम संबंधित नियम। पहला क्या था? तत्परता का नियम। बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछता है। तत्परता का नियम, यदि हम किसी कार्य को करने के लिए तत्पर रहें तो काम तत्काल या तथा आसानी से हो जाता है। सही बात है ये। अगर हम किसी काम को क्या रहे करने के लिए एकदम उतारू हो जाए तो काम क्या होगा? या तो काम तत्काल हो जाएगा या आसानी से हो जाएगा। उदाहरण, घोड़े को पानी के तालाब तक ले जाया जाए तो जा सकता है, लेकिन पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, क्योंकि घोड़ा पानी पीने के लिए तत्पर नहीं है। सही बात है। अभ्यास का नियम, इसे प्रयोग या अनुप्रयोग का नियम भी कहते हैं। ज्ञान को अस्थायी करने के लिए अभ्यास करना अति आवश्यक है। सही बात है। अगर हम अभ्यास नहीं करेंगे तो हमारा ज्ञान क्या होगा? टिकेगा नहीं। इसीलिए मैं बोलता हूँ, एक वीडियो से देखिए और लास्ट वीडियो तक जाइए। एक बार अभ्यास होगा, फिर दूसरी बार एक से जाइए, लास्ट तक जाइए। इस प्रक्रिया में जाइए, रैंडम मत देखिए। इससे आपका अभ्यास भी सही नहीं होगा और आपका कोई चीज़ अस्थायी रूप से याद भी नहीं रहेगा। किसी कवि ने कहा है, अच्छा ठीक है, इसे प्रयोग तथा अनुप्रयोगों का नियम भी कहते हैं। ज्ञान को अस्थायी करने के लिए अभ्यास करना अति आवश्यक है। किसी कवि ने कहा है, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। मतलब अभ्यास करने करने बार बार करने से ही क्या होता है? मतलब जड़ बुद्धि भी होगा, उसको भी सुजान मिल जाएगा भैया। जड़मति होत सुजान। उपयोग का नियम। अब देखिए तीसरा आगे वाला क्या नियम है? देखिए कितने नियम थे, इसमें भी तीन देखिए अलग अलग पार्ट कर दिया है। उपयोग का नियम है, अनुप्रयोग का नियम है। यदि कोई कार्य उपयोग का नियम, यदि कोई कार्य पहले किया गया है और अब उसको दोबारा किया जाता है तो वह हमारे मस्तिष्क में पुनः आ जाता है और ज्ञान अस्थायी हो जाता है। सही बात है। अनुप्रयोग का नियम, यदि किसी किए हुए कार्य को पुनः नहीं करते हैं तो हमारा मस्तिष्क उसे भुला देता है। सही बात है। अगर हम कोई चीज़ अगर बार बार नहीं करेंगे तो चीज़ हमें भूल जाती है। इसीलिए अगर हम लोग कोई बुक एक बार पढ़ते हैं तो क्या होता है? याद तो होता है कुछ समय के लिए, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो भूल जाता है। इसलिए अगर उसको हम 2-3 बार पढ़ लें तो क्या हो जाएगा? एकदम याद हो जाएगा। चलिए, प्रभाव, संतोष, असंतोष अथवा परिमाण का नियम, यदि किसी कार्य को करने पर हमें संतोष प्राप्त होता है तो हम उस कार्य को दोबारा करेंगे, और यदि कार्य को करने में हमें असंतोष प्राप्त होता है तो हम उस कार्य को दोबारा नहीं करेंगे। जाहिर सी बात, अगर हमको काम में रुचि नहीं रहेगा, मतलब अगर रुचि उत्पन्न हो जाएगी तो हम कार्य को करेंगे, दोबारा भी करेंगे, मन लगा के करेंगे। अगर उसमें हमको इंटरेस्ट नहीं आएगा तो भाई नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, क्यों करेंगे। तो ये इनका क्या था? प्रभाव, संतोष, असंतोष अथवा परिमाण का नियम। अब देखिए, थंडाइक द्वारा प्रतिपादित अधिगम संबंधित गौण या सहायक नियम, कुछ जो बोले थे ना 5 इनके सहायक नियम है, चलिए उन्हें भी देख लेते हैं। बहु प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है। पहला क्या है? बहु प्रतिक्रिया का नियम। दूसरा क्या है? मनोवृत्ति का नियम। तीसरा क्या है? आंशिक क्रिया का नियम। चौथा क्या है? आत्मीयकरण का नियम। पांचवा क्या है? सहचर्य परिवर्तन का नियम। चलिए शुरू करते हैं। पहला देखते हैं, बहु प्रतिक्रिया का नियम। कोई नया कार्य करने के लिए कई प्रकार की प्रतिक्रियाओं को अपनाया जाता है तथा उसमें से सही प्रतिक्रिया का पता लगाकर भविष्य में काम किया जाता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। मतलब कोई नया कार्य करने के लिए कई प्रकार की प्रतिक्रियाओं को अपनाया जाता है कि उसे कैसे करना है, किस ढंग से करना है, तथा उसमें से सही प्रक्रिया का पता लगाकर भविष्य में काम किया जाता है, और उसमें जो उसके लिए ठीक होता है उसी प्रक्रिया को हम चुनते हैं और अपना काम कर लेते हैं। अब देखिए, मनोवृत्ति का नियम। किसी कार्य को जिस मनोवृत्ति से, मन और मेहनत से करेंगे हमें वैसा ही सफलता मिलेगा। सही बात है। जितना हम उसमें क्या बोलते हैं, गुड़ डालेंगे उतनी ही क्या बोलती हैं, उतना ही वो चीज़ मीठा होगा। तो जितना हम अभ्यास करेंगे या मेहनत करेंगे वो चीज़ हमारी क्या होगी? ठीक है, सफलता की ओर ले जाएगी। तो मनोवृत्ति का नियम क्या है? किसी कार्य को जिस मनोवृत्ति से करेंगे हमें वैसा ही सफलता मिलेगी। आंशिक क्रिया का नियम। किसी कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटकर किया जाता है तो उस कार्य में सफलता प्राप्ति सुगम और सरल हो जाती है। ठीक है, अंश से पूर्ण की ओर। जाहिर सी बात है, अगर हम खूब सारा एक ही बुक लेके एक ही बार बैठ जाए पढ़ने के लिए तो नहीं पढ़ेंगे, याद भी नहीं होगा। लेकिन अगर हम उसको कई पार्ट में डिवाइड कर लें, कुछ पेजेस में डिवाइड कर लें, तो धीरे धीरे हम क्या करेंगे, उसे समाप्त कर देंगे, पढ़ के ख़त्म कर देंगे। इसलिए क्या होता है, आंशिक क्रिया का नियम अपनाते हैं। ठीक है, किसी कार्य को छोटे छोटे भागों में बांट कर किया जाता है तो उस कार्य में सफलता प्राप्ति सुगम और सरल हो जाती है। आत्मीकरण का नियम।
कोई नया कार्य करने पर उसमें किसी पुराने किए गए कार्य का ज्ञान मिला देना आत्मीकरण प्रक्रिया अधिगम से उसका स्थायी अंग बना लिया जाता है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, मतलब अगर कोई नया काम कर रहे हैं तो उसमें हमारी कोई पुराने किए गए कार्य का अनुभव जो है उसमें अगर हम डाल देंगे, हमारा कार्य क्या होगा, स्थायी अंग बन जाएगा उसमें, मतलब एक स्थायी प्रक्रिया बन जाएगी। सहचर्य परिवर्तन का नियम, देखिए सहचर्य परिवर्तन का नियम, इस नियम में किसी कार्य को पूर्ण करने की क्रिया विधि तो पूर्णतः रखी जाती है, पूर्वत रखी जाती है, लेकिन परिस्थितियों में परिवर्तन कर दिया जाता है। पावलोव का कुत्ता, ठीक है, पावलोव साहब का कुत्ता का हम लोग पढ़े थे ना, उसको अभी हम आगे देखेंगे। इस नियम में हम किसी कार्य को पूर्ण करने की क्रिया विधि को पूर्वतः रखी जाती है, लेकिन परिस्थितियों में परिवर्तन किया जाता है। मतलब अगर हम कोई कार्य पहले करें हैं तो ठीक है, तो उसके हम क्रिया विधि को तो पूर्वत ही रखेंगे, लेकिन परिस्थितियों में परिवर्तन कर देंगे। परिस्थिति क्या हो जाएगा, मतलब पहले जिस अनुकूल स्थिति था थोड़ा प्रतिकूल स्थिति में आ जाएंगे, फिर करेंगे, देखेंगे क्या परिणाम निकलता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इस तरह इसके 5 नियम कौन थे, गौण और सहायक नियम कौन थे ठंडई के। पहला बहु प्रतिक्रिया का नियम, दूसरा मनोवृत्ति का नियम, तीसरा आंशिक क्रिया का नियम, चौथा आत्मीकरण का नियम, पांचवा सहचर्य परिवर्तन का नियम।